हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समीर कुमार सुधांशु आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की कड़ी में आज मैं आपके लिए फिर से एक बार वॉइस को लेकर के आया हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं, हमारा पार्ट 4 वीडियो है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है वो सीखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पार्ट 1 वीडियो में कहा था कि हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे। अब हम लोग धीरे धीरे करके बेसिक से एडवांस की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जो मैंने आपके लिए वॉइस के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाए हैं वो बहुत पसंद आए होंगे और आपके जितने भी बेसिक डाउट्स हैं वो अब क्लियर हो गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज आप मेरे चैनल पर वॉइस पार्ट 4 को पहली बार देख रहे हैं तो वॉइस के बेहतर कॉन्सेप्ट के लिए आप इस वीडियो को देखने के पश्चात मेरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो को भी निश्चित रूप से देख लेंगे ताकि आपको वॉइस संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं वो स्पष्ट हो सके। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जितनी भी वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट्स, तो बिना समय गवाए चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर अब चलते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि आज हम लोग दो टेंसेस, कौन सा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने के लिए सीखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे दो टेंसेस को देख रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों टेंसेस जो है इसमें बहुत बड़ी सिमिलरिटी है और इसी सिमिलरिटी की वजह से इसको पैसिव में बदलते वक्त भी हम लोगों को बहुत आसानी होती है। वैसे अलग बात है कि बहुत सारे टीचर्स इसको लंबा करके पढ़ाते हैं, लेकिन इसको उतना लंबा करने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव सिलेबस में बहुत कुछ पढ़ना होता है। अब एक ही चीज को आप कितनी बार पढ़ेंगे, बस वीडियो को आप अंत तक देखते रहें और ऐसा मेरा मानना है कि आज के बाद फिर आपको इन दोनों टेंसेस के सेंटेंसेस को पैसिव में बदलने के लिए फिर से इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग इन दोनों टेंसेस के स्ट्रक्चर्स पे थोड़ा सा जो है ध्यान देते हैं कि इसके स्ट्रक्चर्स में क्या सिमिलरिटी होती है। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट होता है। ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर लीजिए तो इसमें आपका इज, एम, आर होता है और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट रहेगा और फिर आपका V4 आता है और फिर आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी कर सकते हैं वो आपका आता है। ठीक इसी प्रकार अगर पास्ट कंटिन्यूअस की हम लोग बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस का भी स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है, उसमें ऑक्सिलरी वर्ब उसमें आपका वाज वर्ब हो जाता है। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो नॉट रहता है, फिर आपका V4 होता है, ऑब्जेक्ट या आपका अदर वर्ड रहता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग अवलोकन करें तो देखिए इसमें केवल जो ऑक्सिलरी वर्ब है वही ठोक बदल रहा है, अदरवाइज जितना भी चीज है वह सेम ही है। यही कारण है कि जब इसको हम लोग पैसिव में बदलने के लिए सीखते हैं तो इसमें भी बहुत बड़ी सिमिलरिटी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है कि ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको इज, एम, आर, वाज, वर के बाद V4 दिख जाए तो समझ लेना है कि वो आपका जो है एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में आप एक चीज देख रहे हैं कि वर्ब का चौथा फॉर्म आया है, यानी कि V4 फॉर्म अगर दिख जाए, इससे पहले इज, एम, आर, वाज, वर आपका जो है वो अपने जगह पे रहेगा, वो उतना मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, तो समझ लेना कि वो हमारा एक्टिव वॉइस है। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस को फिर पैसिव में बदलना है तो पैसिव वॉइस में भाई वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है, तो मैंने आपको बताया है कि पैसिव वॉइस में हर हमेशा वर्ब का जो है वो तीसरा फॉर्म ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो जब भी इसको आप पैसिव में बदलते हैं ना तो वहां पे आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म ले लेना होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको पैसिव में बदलने से पहले आपको एक चीज और ध्यान पे देना है कि V3 फॉर्म तो लेना ही लेना है, लेकिन उसके पहले आपको बिंग भी लेना पड़ता है।
अब यहाँ पे आप ऐसे समझ जाओ कि V4 दिख गया तो एक्टिव वॉइस, और कहीं पर भी आपका बीइंग प्लस V3 दिख जाए ना तो वो आपका पेसिव वॉइस होगा। ठीक है, बस इसको ही याद रखना है, इतना इज एम आर सब्जेक्ट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। केवल ये याद रखिए कि V4 होगा तो एक्टिव वॉइस होगा, और जब भी वो पेसिव में चेंज होगा तो वो आपका बीइंग प्लस जो है V3 वहां पे आएगा। ठीक है, अब इसको सिर्फ ध्यान में रखेंगे तो आपके जितने भी काम है वो आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये कैसे आ रहा है। तो अगर हम लोग इन दोनों टेंसेस को मिला करके एक एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर तैयार करें तो वो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सब्जेक्ट तो देखिए दोनों में आया है। ठीक है, अब ऑक्सिलरी वर्ब ले लेते हैं, इज एम आर ले लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए, और अगर यहाँ पे वाज वर्ड लिए तो ये आपका क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मान के चलो कि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट ले सकते हैं। V4 देखिए यहाँ भी V4 यहाँ भी है तो यहाँ पे V4 ले लीजिए, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपका जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ ये दोनों टेंस के लिए तैयार हो गया। अब इसी स्ट्रक्चर का हम लोग जो है पेसिव में परिवर्तन करते हैं ताकि काम आसान हो जाए। अब आप समझ भी गए होंगे कि कोई इसमें असमानता नहीं है, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब का हेर फेर है, अदरवाइज सारी बातें सेम है। तो हमने आपको कैसे पेसिव में बदलने के लिए सिखाया था, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना लेते हैं। अब पेसिव वॉइस में एक ऑक्सिलरी वर्ब का होना अनिवार्य है, तो ऑक्सिलरी वर्ब भाई ले लो। क्या सब ऑक्सिलरी वर्ब हो सकता है, तो इज एम आर हो सकता है, ये आपको सब्जेक्ट के अनुरूप लेना होगा। ठीक है, और अगर टेंस परिवर्तित है तो वाज वर में से कोई एक लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट रखेंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस नहीं रहेगा नोट हटा देंगे। फिर क्या करेंगे कि अभी देखिए यहाँ पे फिर V4 आ गया, और V4 को मैंने किस में बदलने के लिए आपको सिखाया, बीइंग प्लस V3 में। तो यहाँ पे आप बीइंग प्लस V3 लगा दो, देखो आपका V4 चेंज हो गया है। ठीक है, और ये जो फिर सब्जेक्ट है ना इसको आप ऑब्जेक्ट बना दो, यानी बाय प्लस एजेंट के रूप में इसको इस्तेमाल कर दीजिए। यही आपका जो है पेसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, यही आपका पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये कितना आसान था। ये स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव वॉइस का था और इसको हमने पेसिव में बदल दिया। अब देखिए कि एक स्ट्रक्चर में दोनों टेंस जो है आपका कवर हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अभी तुरंत नोट कर लीजिए, फिर कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम आपको इसको बनाना सिखाते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स को लिखा हुआ देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के हैं, और अब हम लोग इन सभी सेंटेंसेस को पेसिव में एक एक करके बदलेंगे। अभी आपको मैंने जितनी भी बातें बताई है बदलने के संबंध में, उन सभी चीजों का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए कि द टीचर इज सॉल्विंग द सम में ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और सम जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो इसको सब्जेक्ट बना लिए। सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, द सम। अब टेंस देख लीजिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो यहाँ पे आप सम के अकॉर्डिंग इज एम आर में से ऑक्सिलरी वर्ब इज ले लीजिए, इज। उसके बाद मैंने बताया था कि V4 को कैसे बदलना है, तो V4 को बदलने के लिए मैंने बताया था कि V3 तो लेना ही लेना है, उसके पहले आपको बिंग भी लेना है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए बिंग। अब सॉल्व का V3 क्या हो जाएगा, सॉल्व्ड। फिर अपना ऑब्जेक्ट लगा लीजिए बाय द टीचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। यहाँ पे देखिए ही वॉज नॉट टीचिंग मी में मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लो आई। अब चूंकि ये वाज वर्ब वाला सेंटेंस है यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस है, तो आई के साथ में आपका क्या ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, तो वाज लगेगा, तो वाज लगा लीजिए। देखिए इसमें नोट का प्रयोग है तो नोट लगा देना है।
फिर मैंने कहा था V4 को कैसे बदलना है, तो बीइंग प्लस V3 में, तो यहाँ पे आपको लिख देना है बीइंग टीच का V3 क्या हो जाएगा, टाउट। तो आई वॉज नोट बीइंग टाउट, आपका क्लियर है। फिर आप यहाँ पे बाय लगा दीजिए और इस सब्जेक्ट को यहाँ पे उठा के ऑब्जेक्ट बना दीजिए, यानी कि बाय हिम लिखिए। ये आपका पेसिव में परिवर्तित हो गया, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे हर जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाओ, यानी कि सी लिख दीजिए। ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे, ऊपर में एम लगा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इज लगा लीजिए, सी इज। क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट को रख दीजिए। अब हेल्पिंग लिखा हुआ है, V4 को किसमें बदलना है, बीइंग प्लस V3 में, तो यहाँ पे बीइंग और हेल्प का V3 क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाय मी। तो आप देख रहे हैं ना कि कितनी आसानी से हम लोग जो है एक्टिव से पैसिव बनाना अब सीख गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पार्ट 3 वीडियो में भी एक बात की चर्चा की थी, मैं अभी भी बात की चर्चा कर रहा हूं कि पेसिव वॉइस को आप बाई प्लस एजेंट से नहीं पकड़ेंगे। बाई प्लस एजेंट पेसिव वॉइस में होता है, लेकिन बहुत जगह आपको ये नहीं भी देखने को मिलता है, खास करके स्पोकन इंग्लिश में और आपका जो रिटन इंग्लिश है ना, उसमें आपका बाई प्लस एजेंट जो है नहीं के बराबर भी इस्तेमाल होता है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस पे आधारित कुछ डॉटफुल सेंटेंसेस को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो सही होता है या गलत होता है। अब एज फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि बिल्डिंग्स आर पेंटिंग, तो क्या ऐसा लिखना सही होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये कंफ्यूजन का एक विषय रहता है। डियर स्टूडेंट्स, वॉइस के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होगा कि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने पार्ट 1 में बताया था कि इसको हम लोग आइडेंटिफाई जो करते हैं वो सब्जेक्ट के आधार पे करते हैं। मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका डूअर होगा तो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में होगा, और अगर सब्जेक्ट आपका नॉन डूअर होगा तो वैसी स्थिति में वो हमारा पैसिव वॉइस में होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कि बिल्डिंग्स आर पेंटिंग में सब्जेक्ट बिल्डिंग्स है, और कैसा सब्जेक्ट है, या तो यह नॉन डूअर है, और जब नॉन डूअर होता है सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का तो वह सेंटेंस आपका पैसिव में होना चाहिए। अभी देखिए कि एक्टिव में लिखा हुआ है, यानी कि ऐसा लिखना हमारा बिल्कुल गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको हिंदी माध्यम से भी, हिंदी के अर्थ के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि वो उसका अर्थ निकालते हैं। तो अगर अर्थ ही निकालेंगे तो क्या निकलेगा कि बिल्डिंग्स रंग रहा है। अब बिल्डिंग अपने से कैसे रंग रहा है, यहाँ पे कहने का तात्पर्य तो ऐसा है कि बिल्डिंग को रंगा जा रहा है, बिल्डिंग खुद से तो नहीं रंग लेगा। तो ऐसी स्थिति में हिंदी अर्थ से भी यह स्पष्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिखना चाहिए कि बिल्डिंग्स आर बीइंग पेंटेड। जब आप ऐसा लिखते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि बिल्डिंग को रंगा जा रहा है। और ग्रामेटिकली अगर आप देखिए तो बिल्डिंग्स आर बीइंग पेंटेड में सब्जेक्ट जो है वह नॉन डूअर है, और सेंटेंस भी आपका पैसिव वॉइस में जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हम आपको ये समझाना चाहते थे कि हर जगह आपको बाई प्लस एजेंट देखने को नहीं मिलेगा, तो वैसी स्थिति में आप कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं समझना कि ये पैसिव वॉइस में है या नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को पैसिव में बदलने के नियम के तहत कुछ बताया था। कि क्या बताया था कि अगर V4 आपको दिख जाए तो वो आपका क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है। और उसको पैसिव में कैसे बदलते हैं, तो सबसे पहले V3 लेते हैं, और उस V3 के पहले हम लोग बीइंग लेते हैं, यानी बीइंग प्लस V3 जो है वह आपका क्या है, तो पैसिव वॉइस है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए बीइंग पेंटेड, बीइंग प्लस पेंटेड का इस्तेमाल है, यानी कि ये हमारा पैसिव वॉइस में है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज करिए कि अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि अ नॉवेल was writing
तो क्या ऐसा लिखना हमारा सही होगा? तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीधे देखिए कि नॉवेल इसका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कैसा है भाई, तो नंडुअर है। और जब नंडुअर होगा तो वो सेंटेंस पेसिव में होना चाहिए। फिलहाल ये सेंटेंस अभी एक्टिव वॉइस में है। और अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ ये हुआ कि नॉवेल लिख रहा था। अब नॉवेल कैसे लिखेगा भाई, कि नॉवेल को लिखा जा रहा था, यानी कि ये सेंटेंस भी गलत लिखा हुआ है। सही क्या होगा? सही होगा अ नॉवेल वॉज बीइंग रिटन। और अर्थ होगा इसका कि नॉवेल लिखा जा रहा था। डियर स्टूडेंट्स, अब है कि बिल्डिंग्स आर बीइंग पेंटेड और अ नॉवेल वॉज बीइंग रिटन जो है, ये हम लोग इसको कौन सा वॉइस बोलते हैं? तो मैंने आपको वॉइस के पार्ट 3 में बताया था कि इसको हम लोग डायरेक्ट पेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो डायरेक्ट पेसिव बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है अगर बाई प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं रहता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट पेसिव बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट सब क्लियर हो गए होंगे और आज आपको ये मेरा वीडियो काफी पसंद भी आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। डियर स्टूडेंट्स, एक लाइक एक शेयर तो बनता है। आप जितना ज्यादा इसको शेयर करेंगे मुझे बेहद खुशी होगी। ये हर एक बच्चे के पास यह पहुंचना चाहिए ताकि वह भी घर बैठे पढ़ सके। आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।